फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टॉपर्टेशन क्लासेस। हमने लास्ट वीडियोस में चैप्टर 1 और 2 तक कर लिए थे। आज हमने करना है चैप्टर 3, दैट इज मेटल्स और नॉन मेटल्स। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टार्ट करने से पहले। ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो बेटा, मेटल्स और नॉन मेटल्स स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीजें हैं जो सभी क्लासेस में आपको डिफाइन करी गई होंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो आप छोटी क्लासेस में क्या पढ़ते थे कि जो मेटल्स होती हैं वो लस्ट्रस होती हैं, मेटल्स मेलिएबल होती हैं, मेटल्स डक्टाइल होती हैं, एंड मेटल्स या कंडक्शन उनकी हाई होती है, ये सारी चीजें। और इसको आप बोलते थे कि ये सारी चीजें पुअर कंडक्टर हैं या है ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप सब लिख तो देते थे कि मेलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस, इसका मतलब किसी किसी को पता होता है, किसी किसी को नहीं पता होता है। तो बेसिकली हम आपको, जैसे हमारा जो क्लासेस हैं ये आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड करवाते हैं, हर एक साइंटिफिक टर्म की एक्सप्लेनेशन, कि हर एक टर्म एग्जैक्टली बोलना क्या चाहती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की, जिसमें फर्स्ट थिंग आ जाएगी कि मेटल्स जो हैं उनकी अपीयरेंस कैसी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि मेटल्स दिखती कैसी हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हमें दिख रही हैं, फॉर एग्जांपल कलर हो गया, साउंड हो गया, या वो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे अरेंज है, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट तो यही आ गया कि मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटालिक क्लस्टर। तो व्हाट इज मेटालिक क्लस्टर, कि जो मेटल्स होती हैं उनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, शाइनिंग। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा क्या आ जाती है कि यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आई, मेटालिक लस्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास क्या आई, हार्डनेस, की जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास आ गई है मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबल क्या होता है कि सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी। मैलिएबल क्या होता है कि हम मेटल्स को बीट करके उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी मेटल्स हैं जो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। इसके बाद आ जाता है बेटा हमारे पास डक्टाइलिटी, कि हम वायर्स को, हम मेटल्स को, मेटेरियल्स की एबिलिटी है कि हम उसको थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइलिटी। Gold is the most ductile metal. You will be surprised to know that a wire is about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. तो क्या बता रहा है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। तो it is because malleable and ductile that metals can be given different shapes according to our needs. इसके बाद और क्या आ जाते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज, की मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। The above activity shows that metals are good conductor of heat and have high melting point. The best conductors of heat are silver and copper. तो best conductors heat की क्या है, सिल्वर और कॉपर। और पुअर कंडक्टर्स हीट क्या है, लेड एंड मर्करी। जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा हुआ है कि अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया जाए और पूछा जाए कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या पता कर रहे हैं, तो इसमें क्या हम प्रूव कर रहे हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे क्या करा, इन्होंने एक रॉड ली जिसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने वैक्स को इन्होंने प्लेस करा। वैक्स मतलब मोम होती है जो, वो यहाँ से अब जब हम हीट देनी स्टार्ट करेंगे तो वैक्स यहाँ से पिघल के नीचे गिर जाएगी। तो क्या पता चल रहा है कि जो हीट है वो इस रॉड में क्या करती है, ट्रेवल करती है। हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, और ट्रेवल किस में करेगी, जब वो चीज क्या होगी, मेटल। तो ये हम मेटल की वायर ली थी, तो इससे क्या पता चला कि मेटल्स में क्या होती है, कंडक्शन, हीट की, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करा है जिसमें हमने प्रूव करा है कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इन्होंने मेटल की वायर ली, कॉपर की, इसके बाद उन्होंने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करा, और ये बल्ब क्या है, ग्लो, बल्ब जल गया, वो बत्ती जल गई।
तो क्या पता चलेगा कि कॉपर इज अ मेटल, देयरफॉर कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पर इन्होंने इस वायर के ऊपर एक कोटिंग करी है विच इज पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, और या फिर कोई रबर की। ये कोटिंग क्यों करी है? ताकि हमें करंट ना लग जाए, क्योंकि अगर कॉपर को हम अपने हाथों से छुएंगे तो कॉपर क्या है? मेटल। मेटल में करंट पास हो रहा है, तभी तो वो ये बल्ब ग्लो करा। हमें करंट ना लग जाए इसलिए इसके ऊपर एक कोटिंग करी होती है पीवीसी की, क्योंकि पीवीसी क्या है? इंसुलेटर, नॉन मेटल, जहां पे जिसमें करंट पास नहीं होता। अगर हम इसको हाथ लगाएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। ठीक है बेटा। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी मेटल्स की आ जाती है सोनरस। तो सोनरस क्या होता है कि द मेटल्स दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, इसको हम बोलते हैं सोनरस। ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड हमारे पास आ जाती है मेलिएबल, इसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड आ जाती है डक्टाइल। फोर्थ आ जाती है बेटा हमारे पास मेटेलिक लस्टर। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है ये सोनरस। दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है। इसके बाद आ जाती हैं बेटा हमारे पास नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की भी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेटा नॉन मेटल्स में हम मोस्टली किसको देखते हैं? गैसेस को। मोस्टली गैसेस आर कंसीडर्ड टू बी नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड, सॉलिड भी हो सकते हैं, और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन। तो एक ब्रोमीन ही एक ऐसी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर में किसमें एग्जिस्ट करती है? लिक्विड फॉर्म में। इसके बाद काफी सारी एक्सेप्शंस हैं, देयर आर मेनी एक्सेप्शंस ऑफ नॉन मेटल। तो फर्स्ट आ जाती है, सॉरी, नॉन मेटल्स और मेटल्स बोथ। तो फर्स्ट आ जाती है कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो सारी जो मेटल्स हैं वो किस में एग्जिस्ट करती हैं? सॉलिड में। बट ओनली एक मेटल है जो लिक्विड में एग्जिस्ट करती है, और वो कौन सी मेटल है बेटा? मरकरी। तो mercury is the only non-metal, sorry, mercury is the only metal which exists liquid in room temperature. Also सारी metals का जो melting और boiling point है वो high होता है, but only गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम ऐसी metals हैं जिनका जो melting point है वो क्या होता है बेटा? low. ओके। इसके बाद आ जाता है कि आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस। तो हमने क्या बोला था कि ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस। ठीक है। पर कोई ऐसी नॉन मेटल भी है जो लस्ट्रस है? यस, तो इट इज आयोडीन। थर्ड आ जाता है हमारे पास कार्बन इज अ नॉन मेटल, इट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन के काफी सारे एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है कि द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स, उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप। तो डायमंड एक एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट एलोट्रॉप है। उनमें से जो ग्रेफाइट एलोट्रॉप है इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है वो? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और डायमंड का क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमें क्या बोलते हैं कि मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट नॉन मेटल एक कार्बन है जिसके एलोट्रॉप्स हैं जो वो प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। इसके बाद लास्ट पे आ जाता है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, जो सॉफ्ट होती हैं और दैट कैन बी कट विद द नाइफ, और उनकी लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है बेटा। होती मेटल्स हैं बट प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की फॉलो करती हैं। सो दीज आर ऑल एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक ये इन्होंने लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है कि मोस्ट नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं और मेटल्स बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे क्या लिखा है इस, ये सारी चीजें हम अगली केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। बट ये दो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दिस इज योर होमवर्क। जब मैं सोल्यूशन की वीडियो डालूंगी तब आप इस चीज को डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। किसी मैंने आप पहले अपने क्वेश्चन इसको सॉल्व करो ये लेक्चर को सुन के। इसके बाद जब सोल्यूशन की वीडियो डालूंगी तब चेक करना कि मैंने जो आंसर लिखा है वो सही है कि गलत है। ठीक है। अदरवाइज जिसको होम ट्यूशन चाहिए वो मेरे को इस पे रिकमेंड करे। हर एक स्टूडेंट को अपना पर्सनल ऑनलाइन ट्यूटर मिल जाएगा। और जो चंडीगढ़ के नियर जो कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, उनको होम ट्यूटर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। तो आप इस कॉन्टैक्ट पे मेरे को कॉल कर सकते हो।
इसके बाद बेटा आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि कोई जब मेटल रिएक्ट करती है तो क्या क्या बनता है। तो क्या है कि जब मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनेगा। तो मेटल व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास मेटल ऑक्साइड। कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं एसिडिक नेचर के। पर कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों शो करती हैं। कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कौन से ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके। So when metal it react with oxygen it form metal oxide. Example copper react with oxygen to copper oxide. Aluminium react with oxygen to aluminium oxide. This is all examples. तो क्या लिखा है कि such non-metals which react with both acid and bases to produce salt and water are called amphoteric oxides. Also, when aluminium oxide is react with HCl to form AlCl3, when aluminium oxide react with NaOH it forms sodium aluminate. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये फिलिप्स में आ जाती हैं कि ये जब ये दोनों चीजें रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो ये रिएक्शंस जो हैं वो आपको इजीली काफी ध्यान से याद करनी है। इसके बाद आ जाता है कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पर पर कुछ जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एल्कलीज। तो एग्जांपल में क्या आएंगे सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं बेटा जो क्या है डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं एल्कलीज। एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम। When sodium oxide react with when sodium oxide react with water it forms sodium hydroxide, and when potassium oxide react with water it forms potassium oxide. Okay, तो ये दोनों किसके एग्जांपल्स हैं एल्कलीज की। इसमें क्या आएगा सोडियम और पोटाशियम। इसके बाद ये सारी चीजें इन्होंने लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये अपना बिहेवियर शो करते हैं। फर्स्ट आ जाता है कि जब सोडियम और पोटाशियम हम उनको ऐसे ओपन एयर में नहीं रख सकते क्योंकि अगर हम उनको ओपन एयर में रखेंगे तो वो उनको आग लग जाएगी। वो दे इजीली कैचेस फायर। तो हमें उनको किस में कैप्ट करके रखना पड़ता है इमर्स इन कैरोसिन ऑयल। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide. The protective oxide layer prevent the metal from further oxidation. Iron does not burn on heating, but iron fillings vigorously when sprinkled in the flame of burner. Copper does not burn, but the hot metal is coated with black colored oxide layer that is copper oxide. इसके बाद आ जाता है कि सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। तो ये सारी चीज़ें हमने लर्न करनी है कि कैसे कैसे कोई मेटल ऑक्साइड है जो अपने डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स को शो करेगा। सोडियम और पोटाशियम हम ओपन एयर में नहीं रख सकते क्यों क्योंकि वो इजीली जो फायर होती है उनको कैच कर लेते हैं। जो मैग्नीशियम और बाकी सारे ऑक्साइड के लेयर्स हैं उनको हम क्या करते हैं कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लास्ट में कॉपर ऑक्साइड ब्लैक हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि कौन से ऑक्साइड कैसी अपनी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उनको शो करते हैं। फर्स्ट इज दिस एंड लास्ट इज दिस लास्ट पैराग्राफ। ओके। इसके बाद बेटा आ जाता है कि एनोडाइजिंग क्या होती है। ये हमने सिंपल एक ही चीज लर्न करनी है। एनोडाइजिंग होता है एल्यूमिनियम जो मेटल होती है उसके ऊपर जब हम ऑक्साइड की थिक लेयर को फॉर्म करते हैं दैट इज एनोडाइजिंग। So anodizing is a process of forming a thick oxide layer of aluminium. That process is known as anodizing. So aluminium develop a thin layer oxide when exposed to air. The aluminium oxide coat make it resistant to further corrosion. The resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. During anodizing, a clean aluminium article is made the anode and it is electrolyzed with dilute sulfuric acid. एनोडाइजिंग के दौरान हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइज्ड करेंगे उस चीज़ों को। कैसे इलेक्ट्रोलाइज करेंगे विद H2SO4 जिससे हमारी जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर एक थिक जो परत है एक थिक जो लेयर है वो फॉर्म हो जाएगी थिक लेयर बन जाएगी। और जब इस प्रोसेस ये हो रहा होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे एनोडाइजिंग। जिससे जो एल्यूमिनियम का आर्टिकल है वो हमारे पास क्या
दिखेगा अट्रैक्टिव और फिनिश्ड। एम आई क्लियर व्हाट इज एनोडाइजिंग? ठीक है, ओके। So the reaction of magnesium is less vigorous, implying it is not reactive as sodium. तो इसके बाद हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो मेटल ऑक्साइड में तो आप यही चीजों को ध्यान रखो कि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं। इसके बाद बेटा आ जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो कैसी कैसी चीजें फॉर्म होती हैं, हमने उसके बारे में पढ़ना है। तो दिस इज एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल। तो ये तो बेटा आपको डायग्राम ही आएगी कि कोई डायग्राम आपको दे दिया और पूछा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के कि यहाँ पे कौन सी गैस है, ये यहाँ इसको क्या बोलते हैं, कॉक बोलते हैं, इसको डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं, दिस इज अ स्टैंड, दिस इज अ बर्नर। तो ये आपको क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ सकते हैं। तो ये चीजें तो आपको ऐसे ध्यान रखनी है कि डायग्राम को मैंने कैसे स्टडी करना है। तो हर एक जो आपको ये चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए कि हर एक चीज का क्या नाम है। बस हम लास्ट में यही कर लेते हैं, यहाँ तक करेंगे हम। तो फटाफट से करते हैं। व्हेन अ मेटल इज रिएक्ट विद वाटर तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। कभी कभी सीधा ही हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, और वो जो कई कई बारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक्सोथर्मिक होती हैं, मतलब जो हीट है वो रिलीज होएगी। तो कैसे कौन सी रिएक्शंस हैं वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सोडियम और पोटाशियम की रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक। सो व्हेन पोटाशियम रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, और हीट काफी निकलेगी, तो दैट इज व्हाई जो पोटाशियम की रिएक्शन है वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक। इसके बाद सोडियम की भी रिएक्शन सेम ही तरह बिहेव करेगी। बट जब हम कैल्शियम को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो इट इज लेस वॉयलेंट। तो हीट क्या होएगी, नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच इज फायर। so when calcium is react with water, it forms calcium hydroxide, but it does not evolve heat. Okay, so calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas form stick to the surface of metal. इसके बाद आ जाता है कि मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू द सर्फेस। तो क्या लिखा है कि कैल्शियम भी फ्लोट होएगा, मैग्नीशियम भी फ्लोट होएगा। हर एक चीज कैसे रिएक्ट करती है उसकी प्रॉपर्टीज लिखी हैं कि जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। इसके बाद आ जाता है कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते, ना ही कोल्ड वाटर के साथ ना ही हॉट वाटर के साथ। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर की स्टीम के साथ, मेटल ऑक्साइड को बनाने के लिए। और लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये सारी मेटल्स जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगी ही नहीं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो किस तरह से बिहेव करती है, हर एक मेटल का बिहेवियर अलग अलग कैसे है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, लाइक हाउ कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है आप वो हमें लिख के बताइए। तो ये सारी चीजें आ सकती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि कौन सी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करेगी। ठीक है बेटा, आगे जैसे व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड, यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, हैव अ वेरी गुड डे। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय बाय।